हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने घर में जो भी खाना खाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है या आपके नॉर्मल दाल चावल रोटी डोसा इडली, सारी चीज़ों को, सारे फूड्स को अगर हम रिवर्स ट्रेस करें तो हमारा एक ही सोर्स है और वो है सनलाइट। वो सनलाइट की एनर्जी जो प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने के लिए, और अल्टीमेटली यही एनर्जी आपके अंदर आती है खाना खा के। इस पूरी प्रोसेस को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में शुरुआत होगी फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने पूरी फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए ग्राउंड वर्क किया और हमको फोटोसिंथेसिस के पूरे रिएक्शन को समझाया। उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंट्रोडक्शन। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। जब फूड की मैन्युफैक्चरिंग लाइट एनर्जी से होती है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक तरीके की फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है। फिजिको केमिकल प्रोसेसेस हम उन प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम फिज़िकल चेंजेस देखते हैं, जैसे कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, और हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड को या कार्बोहाइड्रेट को बना देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस, और इसी प्रोसेस का यूज़ करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस को ड्राइव करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस को पूरा करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखिए, ये हमारी लाइट एनर्जी है, ये एक प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेता है, लाइट एनर्जी का यूज़ करता है और ये शुगर को बनाता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देता है। ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये होती है हमारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर और कुछ बैक्टीरिया, और इन सब को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और इसमें ग्रीन प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अब फोटोसिंथेसिस दो रीज़न से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ये जितने भी अर्थ पर फूड हैं उन सब का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि फूड चेन बनी हुई है। आपने इकोलॉजी में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि फूड चेन के थ्रू सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, राइट। और दूसरा प्राइमरी रीज़न क्या है कि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी ऑक्सीजन की वजह से आप और हम सांस ले पाते हैं। तो ये जो दो रीज़न्स हैं ये फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बना देते हैं इस पूरी अर्थ पर किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। अब किसी भी लाइफ में मैं उन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जो कि फोटोसिंथेसिस का यूज़ नहीं करते, जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो गए या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं होता। ओके, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लाइफ का सर्वाइवल फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है। पूरे प्रोसेस के अंदर तीन चीज़ों का इनपुट होता है, एक है वाटर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है सनलाइट। सो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका ये है आपका वाटर, यहाँ पर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर आपकी सनलाइट है। जब ये तीन चीज़ों का इनपुट आता है तब जाकर ये शुगर बनती है या फूड बनता है, और तब जाकर ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होती है। क्लियर? ठीक। अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स पर जाने से पहले कुछ दो तीन एक्सपेरिमेंट्स जो आपने बचपन से किए हैं उस पर एक बार रिविज़िट कर लेते हैं। ओके, पहला एक्सपेरिमेंट हम स्टार्च को टेस्ट कैसे करते हैं। अब बहुत सीधी सी बात है, आपको पता है कि स्टार्च को हम लोग आयोडीन पे टेस्ट करते हैं। अब करेंगे क्या, हम एक लीफ लेंगे, उस लीफ पर हम एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप लगा देते हैं एक पार्ट पर, और हम उसको एक्सपोज करते हैं। अब ये जो एक्सपोजर होगा ये प्लांट में रहते रहते ही होगा, हम लीफ को प्लांट से अलग नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद जब एक सिग्निफिकेंट टाइम के बाद हम इस लीफ को लेंगे और इसको बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर हम थोड़ी देर रखेंगे। उससे क्या होगा कि जितना भी क्लोरोफिल है या ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो सब हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी लीफ पर कुछ आयोडीन की सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, और उससे जहाँ जहाँ पर भी स्टार्च होगा वहाँ पर ये ब्लैक ब्लू कलर का
कलर आ जाएगा लीफ के अंदर, और जहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा वहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपने ब्लैक पेपर से ये मास्क किया था वहाँ पर ये कलर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च नहीं है। तो एक बात इस एक्सपेरिमेंट से पता लगती है कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी बात पता लगती है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूगॉल सॉल्यूशन। ये ल्यूगॉल सॉल्यूशन बनता है आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड से। अब आप पूछेंगे कि हम सिंपल आयोडीन ही क्यों नहीं ले सकते, हमें इस सॉल्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्यों हम आयोडीन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डालते हैं? उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो आयोडीन होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, और जब वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो वो उसका इवन मिक्सचर नहीं बनेगा और उससे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। जब हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो अब क्या हुआ, आयोडीन के अंदर 2 एटम्स हैं आयोडीन के पूरे मॉलिक्यूल में, राइट, और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर एक मॉलिक्यूल आयोडीन है और एक मॉलिक्यूल पोटेशियम है, सॉरी एक एटम आयोडीन है और एक एटम पोटेशियम है। तो ये जो आयोडीन है और ये जो आयोडीन का ये जो I2 है इसके साथ मिलके ये बना देता है ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, और जब ये ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और उस वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या है कि ये आयोडीन उस स्टार्च के अंदर आराम से जाके बैठ जाती है और वो हमको ये ब्लू और या ब्लैक कलर देती है। इसलिए हम इस ल्यूगॉल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, हम सिंपल आयोडीन का यूज़ नहीं करते हैं। अब दूसरा जो एक बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हम क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट की लीफ को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक सॉल्यूशन के जिस बॉटल में है उसके अंदर उसको बंद कर देंगे, उसके एक पार्ट को। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो ये बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट, और जब ये पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी आधी लीफ को तो ऑक्सीजन मिलेगी और आधी लीफ को आधी लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और इस आधी लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या स्टार्च बना या नहीं बना, क्योंकि स्टार्च हमारा एंड पॉइंट है। अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च बनेगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो स्टार्च नहीं बनेगा। जब हमने इसमें स्टार्च टेस्ट किया तो जो लीफ एक्सपोज थी कार्बन डाइऑक्साइड से वहाँ पर तो स्टार्च बन गया, लेकिन जहाँ पर ये वो पार्ट जो कि KOH सॉल्यूशन की बॉटल के अंदर था वहाँ पर कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स तो आपने 8th 9th 10th में किए होंगे या 11th में भी ये किया होगा। अब हम बात करते हैं उन हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स की जहाँ से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई और जो वो ग्राउंड वर्क बनना शुरू हुआ। तो जोसेफ प्रीस्ले, जिसको आप जानते हैं डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन के नाम से क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने 1770 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो एयर होती है उसका ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ पर असर होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए उन्होंने बेलजार का एक्सपेरिमेंट किया। अब ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसमें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कैंडल को और एक माउस को एक बेल जार के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर बाद देखा कि जब ये क्लोज्ड स्पेस के अंदर वो कैंडल भी बुझ गई और ये जो माउस था ये भी ख़त्म हो गया, मर गया। ओके, उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने बोला कि ये जो बर्निंग कैंडल है या फिर ये जो एनिमल जो ब्रीथ कर रहा है वो किसी तरीके से एयर को डैमेज कर रहा है। अब उनको ये नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है प्रोसेस। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक्चुअली में जितना भी अंदर के एयर का ऑक्सीजन है वो ये माइस जो अंदर है ये रेस्पायर कर रहा है और उसकी वजह से क्या है कि ये कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन इज़ द बर्निंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, वो तो एक्सटिंग्विशर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर ये मोमबत्ती भी बुझ जाएगी और साथ में ये एनिमल है बिकॉज जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ये भी मर जाएगा। लेकिन इनको इतना पता नहीं था तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये किसी तरीके से एयर को डैमेज कर रहा है। अब उन्होंने क्या करा कि इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मिंट लगा दिया। अब जब मिंट लगा दिया तो अब ये लीफ से मिंट की। अब हुआ क्या, इन्होंने देखा कि थोड़े टाइम के बाद जब जितनी देर में ये कैंडल बुझी और ये माउस था ये मरा, तब तक उन्होंने देखा कि उस टाइम के बाद भी ये कैंडल जलती रही है और ये जो माउस है ये भी ज़िंदा है।
तो अब उन्होंने इसको बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को जो डैमेज हुई है वो किसी तरीके से उसको रिस्टोर कर देते हैं, राइट। तो जो डैमेज एनिमल और बर्निंग कैंडल कर रही थी वो डैमेज को रिस्टोर करने वाले प्लांट्स हैं। बट एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है ये आप भी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन और ये रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक साइकिल बन गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। और वो जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन इस कैंडल को बर्न करने में भी हेल्प कर रही है और साथ में इस माउस को ज़िंदा रखने में भी हेल्प कर रही है। ओके, तो ये था जोसेफ प्रीस्ले का बेलजार एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आए जैन इंजनहाउस। इन्होंने 1730 से 1799 तक इनका लाइफ था और उस बीच में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करे। और उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट था उसी को ही उन्होंने सिमिलर सेटअप किया। और इस सेटअप में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ ग्रीन लीव्स ली, एक बेल जार में उन्होंने ग्रीन ब्रांचेस ली और एक बेल जार में इन्होंने नॉन ग्रीन प्लांट्स लिए और उसको उन्होंने पानी के अंदर रखा थोड़ा सा और साथ में उन्होंने इसको सनलाइट से एक्सपोज करा और फिर उन्होंने डार्क में किया और फिर सनलाइट से एक्सपोज किया। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि इसको एक बार डार्क से और एक बार सनलाइट से इस पूरे सेटअप को एक्सपोज किया। अब सनलाइट, उन्होंने बोला कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, कि जो सनलाइट है वो प्लांट प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा था कि ये जो ग्रीन लीव्स हैं और जो ग्रीन ब्रांचेस हैं ये बबल्स को बना रही हैं। अगर आप देखें ये जो वाइट कलर के हैं यहाँ पर ये सब बबल्स हैं, बबल फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो उन्होंने बोला कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस और सम हाउ इट प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाई बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। तो वही जोसेफ प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट जो था उसी एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने बोला कि जो ठीक है प्लांट्स तो कर रहे हैं, अब वो कैसे कर रहे हैं वो एक स्टेप आके बढ़ के बोले कि उन्होंने बोला सनलाइट के बिना नहीं है पॉसिबिलिटी। तो जोसेफ प्रीस्ले ने तो इतना ही बोला था कि जो प्लांट्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि प्लांट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें सनलाइट को भी ऐड कर दिया। अब उन्होंने ये देखा कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो सनलाइट में निकलते हैं लेकिन डार्क में नहीं निकल रहे हैं, यानी रात में तो निकलते नहीं हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है और दिन में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। और उन्होंने जब इस गैस को या इस बबल्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करा तो वो ऑक्सीजन निकली, ऑलराइट, बिकॉज इट वाज एन ऑक्सीजन। तब उन्होंने बोला कि इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, बिकॉज क्या है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर इस तरीके का कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जैन इंजनहाउस ने इस एक्सपेरिमेंट को जो जोसेफ प्रीस्ले ने किया था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, राइट। अब आते हैं जूलियस वॉन साक्स। 1854 में उन्होंने एक एविडेंस दिया, उसके हिसाब से जो जब प्लांट ग्रो होता है तो वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, दैट वाज हिज फाइंडिंग। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट के अंदर जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो प्लांट के अंदर ऐसे स्कैटर्ड नहीं होते बल्कि कुछ स्पेशल बॉडीज़ के अंदर होते हैं, बाद में उनको क्लोरोप्लास्ट बोला गया और वो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और आगे इसको इन्वेस्टिगेट किया, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक्सपेरिमेंटल जो डिवाइसेस हैं जो उन्होंने इन हाउस यूज़ किए थे और ये उन्होंने ही खुद बनाए थे, ओके। फिर उन्होंने बोला कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्रीन पार्ट्स में बनता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके सिर्फ ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर ही वो ग्लूकोज बनता है, राइट। और ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बनेगा लेकिन जब उसका स्टोरेज होगा तो वो स्टोरेज होगा स्टार्च की फॉर्म में जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। और ग्लूकोज क्या होता है, वो मोनोसैकेराइड होता है, ऑलराइट। तो ये उनके की फाइंडिंग्स थी। उसके बाद एंजलमैन आए 1843 से 1909 तक। उन्होंने एक प्रिज्म का यूज़ किया और उन्होंने लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया जिसको बोलते हैं क्लैडोफोरा, उसको उन्होंने इससे इल्यूमिनेट करा और वो जो क्लैडोफोरा था वो एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये लाइट है, यहाँ पर ये प्रिज्म है, इस लाइट ये प्रिज्म के अंदर से जा रही है और जब ये प्रिज्म इसके कंपोनेंट्स में इसको तोड़ देता है यानी विबग्योर, तो ये है हमारा ब्लू रीजन और ये है हमारा रेड रीजन, वहाँ पर उन्होंने इसको एक्सपोज कराया ये जो हमारी सेल्स थी क्लैडोफोरा या स्पायरोगाइरा से। और यहाँ पर उन्होंने जो सस्पेंशन यूज़ करा वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया का सस्पेंशन यूज़ करा क्योंकि ये इस बैक्टीरिया को एज ए प्रोब यूज़ करना चाहते थे उन साइट्स को देखने के लिए इन सेल्स की जहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है,
ओके, तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज ए प्रोब यूज़ करा उस पर्टिकुलर साइट को देखने के लिए जो कि ये ग्रीन एल्गा के वो कौन सा पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी ये बैक्टीरिया वहाँ पर ज़्यादा कॉलोनाइज करेंगे, राइट। तो उन्होंने जो उनकी की फाइंडिंग्स थी वो क्या थी कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली ब्लू और रेड लाइट के रीजन में एक्यूमुलेट किए। तो अब आपने देखा जब प्रिज्म है, प्रिज्म का काम क्या होता है, वो लाइट को स्प्लिट कर देता है। अब जब उसने लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया तो उसमें ये जो आपका ब्लू रीजन है और ये आपका रेड रीजन है, इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा है, इसका मतलब ये ब्लू रीजन में और ये रेड रीजन में बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेटिव है। तो ये उनकी पहली फाइंडिंग थी। उसके बाद इन्होंने ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस का, जो आज तक किसी ने नहीं दिया था, कि जो लाइट है और वो लाइट के अंदर भी ब्लू और रेड रीजन पर ऑक्सीजन का ज़्यादा इवोल्यूशन होता है। ये चीज़ पहले किसी ने नहीं बताई थी। अब ये अगर हम देखें, ये जो रीज़न है वो हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, जो कि आप जल्दी देखेंगे, वहाँ पर वो उसके साथ रिजेंबल करता है। तो इन्होंने कहीं हद तक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि पूरी लाइट जो होती है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि लाइट के कुछ रीजन्स जो रेड और ब्लू रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होती है और जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिज़ाइन किया और उसको एग्जीक्यूट किया। फिर आते हैं कॉर्नेलियस वान नील, और उन्होंने क्या किया, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। अब पर्पल और जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये लाइट का सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये सल्फ़र का यूज़ करते हैं। अब उससे इन्होंने ये बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, इसका मतलब है कि वो बिना लाइट के हो ही नहीं सकती। दूसरा इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट से वो वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। अगर आप देखेंगे वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल में और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ से भी आ सकती है वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से भी आ सकती है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। अब उन्होंने बोला कि जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं वो हाइड्रोजन डोनर का जो यूज़ करते हैं वो H2S का यूज़ करते हैं, ना कि H2O का, बिकॉज ये नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और ये बेसिकली अगर देखें तो ये ऑक्सीजन का तो यूज़ ही नहीं करते, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं और वहाँ पर ये सल्फ़र जो प्रोडक्ट होता है उसका ये सल्फेट को ये बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा और ये ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। ऑलराइट, तो उन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी फोटोसिंथेसिस की। उन्होंने बोला कि CO2 + 2H2A दैट इज CH2 एज ए एम्पेरिकल, ओके, और फिर वाटर एंड 2A, इसको इन्होंने रिलीज़ कराया। अब यहाँ पर H2A जो है ये कोई भी हाइड्रोजन डोनर हो सकता है, या तो ये वाटर हो सकता है या ये H2S हो सकता है। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस पूरी की पूरी इक्वेशन को बनाने का। ऑलराइट, ओके। अब प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन पार्ट्स में होती है और वो भी मेनली लीव्स के अंदर होती है। ऑलराइट, तो आप देखिए ये लीफ है और ये लीफ के अंदर ये पर्टिकुलरली मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स हैं ये यहाँ पर लीफ के अंदर, और ये मीज़ोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। ये देखिए आपको ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पर भी मेरी ये रेड कलर की डॉट है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और ये ही वो ऑर्गेनेलीज हैं जो एक्चुअली में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं है प्लांट सेल की इन जो क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो कि फोटोसिंथेसिस को कर पाए। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये अपने आप को इन मीज़ोफिल सेल्स की वॉल्स पर इस तरीके से अलाइन करते हैं ताकि इनके अंदर अच्छे से लाइट आए, जो इंसिडेंट लाइट है, यानी जो वो लाइट सनलाइट आ रही है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी की लाइट आए, ये अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, और ये है वो क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर पावर्ड शुगर फैक्ट्रीज।
तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। सो यू कैन सी हियर, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर का स्पेस है इसका, जिसको ये इनर मेम्ब्रेन अपने अंदर रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो दिस इज़ द स्ट्रोमा पार्ट जो इसके अंदर होता है। अब उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड्स, और ये सब स्ट्रोमा में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये थाइलेकॉइड है, ये स्ट्रक्चर से बहुत बड़े बड़े सैक हैं ये, और इनको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। अब ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो भी एक तरीके से जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, एक सिंगल ग्रेनम है और ये बहुत सारे ग्रेना हैं, तो ये उस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टैक है, इसको हम लोग एक ग्रेनम बोलते हैं। ये भी एक ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, और इन सबको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपके ग्रेना हैं ये या तो थाइलेकॉइड्स में होंगे या फिर ये इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स होते हैं। इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स हम लोग उनको बोलते हैं जो ग्रेना के बीच का पार्ट होता है, उसको हम लोग इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा लैमेली जो होती है वो कनेक्ट करती है थाइक्लॉइड्स को डिफरेंट ग्रेना के साथ। तो आप देखिए ये जो स्ट्रोमा लैमेली है ये डिफरेंट थाइलेकॉइड्स को कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्शंस बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में बहुत ही क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और एटीपी और एनएडीपीएच को सिंथेसाइज करने के लिए, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शंस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये सारा काम होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ओके। और स्ट्रोमा जो अंदर का स्पेस है इसके अंदर शुगर का सिंथेसिस होता है, और ये होता है डार्क रिएक्शंस में जिनको हम लोग कार्बन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए कि लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग और एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस तो मेम्ब्रेन्स करेंगी, और शुगर का जो सिंथेसिस है वो स्ट्रोमा करेगा। और ये जो रिएक्शंस हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की और एटीपी और एनएडीपीएच को सिंथेसाइज करने की, इनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस या लाइट रिएक्शंस बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर जब शुगर का सिंथेसिस होता है ये डार्क रिएक्शंस के थ्रू होता है, और इसको हम लोग कार्बन रिएक्शंस बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की, और ये पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना तो लाइट एनर्जी को हम हार्वेस्ट कर ही नहीं सकते। सो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन शेड्स मिलेंगे आपको, और कभी कभी तो एक ही प्लांट के अंदर आपको ग्रीन के बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। ये एक एग्जांपल है जिसका नाम है स्नेक वाइन, एंड इसका साइंटिफिक नेम है टेट्रास्टिग्मा हेम्सलेनम। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें ग्रीन कलर की लीव्स अलग अलग शेड्स की हैं। ये लाइटर ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्केस्ट ग्रीन है, इधर ये डार्कर ग्रीन है, और ये इंटरमीडिएट डार्क ग्रीन है। तो इस तरीके से एक ही प्लांट है, लीव्स अलग अलग हैं, लेकिन इनके अंदर ये शेड्स हैं ग्रीन कलर के, राइट। ये क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो लीफ पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स इन कलर को या इन शेड्स को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन पिगमेंट्स को हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, ओके। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के अंदर हम पिगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब पिगमेंट्स होते क्या हैं? पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब आपने अभी पीछे की स्लाइड में देखा जो हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम था लाइट का, उसके अंदर वो जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें रेड कलर रीजन में और ब्लू कलर रीजन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहे थे, वहाँ पर रेड और ब्लू कलर क्या है? वो बेसिकली रेड और ब्लू कलर लाइट के कंपोनेंट हैं, और वो कैसे डिफाइन होते हैं? वो डिफाइन होते हैं वेवलेंथ से, ऑलराइट। तो अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी अलग अलग रीजन्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुछ पिगमेंट रेड लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ पिगमेंट ब्लू में अच्छे होते हैं, कुछ पिगमेंट मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये देखिए, ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेटअप है।
इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के सेटअप में हम लोग करते क्या है कि हम एक तरीके का एक एक कॉलम ग्लास का लेते हैं और उसके अंदर इस कंटेनर में हम लोग एक पेपर को हैंग कर देते हैं जो कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है। ऑलराइट, ये फ़िल्टर पेपर टाइप का पेपर होता है, लेकिन ये स्पेशल क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है। ये होती है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ मतलब ये हिलेगी नहीं, इसको हम लोग एज इट इज़ रेस्ट पे ही रखेंगे। फिर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर हम इन पिगमेंट्स का यानी इन लीफ का इसका एक्सट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, बहुत फाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और फिर हम उसको इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। ये बन जाती है हमारी मोबाइल फेज़। ये हमारी स्टेशनरी फेज़ है पेपर, और सॉल्वेंट हमारी मोबाइल फेज़ है। अब होता क्या है कि जब ये सॉल्वेंट हम एक हल्का सा टिप इसके अंदर डिप कर देते हैं पेपर का, राइट। अब ये क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन से ये सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो जो इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स हैं, वो अलग अलग पिगमेंट्स दो तरीके से कि वो एक तो वो पेपर की कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी पेपर के साथ कितना जल्दी बाइंड कर सकते हैं उस एबिलिटी पर, या वो कितनी जल्दी ऊपर जा सकते हैं उस एबिलिटी पर, ये अलग अलग पिगमेंट्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये शो करेगा कि जो लीव्स हैं वो बेसिकली दिखती तो हमको ग्रीन है, लेकिन उनके अंदर 4 पिगमेंट्स होते हैं। ओके, और ये जो 4 पिगमेंट्स हैं ये हैं हमारे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये 4 पिगमेंट्स मेनली हमारे हर एक लीफ के अंदर या ग्रीन प्लांट के अंदर आपको मिलते हैं। अब जो क्लोरोफिल ए होता है वो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम में। तो आप देखिए ये क्लोरोफिल ए है, ये या तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का ये आपको क्रोमेटोग्राम में दिखाई देगा। उसके अलावा क्लोरोफिल बी जो होता है, क्लोरोफिल बी आपका हल्का सा येलो ग्रीन दिखाई देगा, ये आपका क्लोरोफिल बी है, ये आपका येलोइश ग्रीन में है। उसके बाद ज़ैंथोफिल्स आते हैं, वो आपके येलो होंगे, ये ज़ैंथोफिल्स हैं, ये येलो कलर का आपको दिखाई देगा। और कैरोटीनाइड्स होते हैं, वो येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं, ये आपके कैरोटीन है, ये आपके येलो टू येलो ऑरेंज हैं। तो इस तरीके से ये आपके चारों पिगमेंट्स ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट हो जाते हैं। ये आप बड़े आराम से अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, या आप स्कूल में या आप कहीं पर अपने कॉलेज में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं लगभग 400 से 500 नैनोमीटर का रीजन, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर देता है। तो अगर आप देखेंगे विबग्योर, VIBGYOR, ये जो रेनबो कलर्स हैं 7, इसमें जो ऑरेंज की तरफ का जाता है वो 400 से 500 नैनोमीटर की रेंज का वो कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर देता है। ओके, अब कैरोटीनॉइड्स हमारे कई जगह पर मिलते हैं और सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड आपको देखने को मिलेगा गाजर में, यानी कैरेट के अंदर, जिसका कलर ही वो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये बीटा कैरोटीन होता है इसके अंदर। अब आप कहते हैं कि जो गाजर होती है उसको खाने से हमारी आंखें अच्छी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीटा कैरोटीन होती है ये ऑरेंज कलर का कैरोटीनॉइड होता है जो कैरेट्स में मिलता है, और जब ये स्प्लिट होता है इक्वल हाफ में, तो ये क्या करता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है विटामिन ए के। ओके, विटामिन ए के 2 मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और जब ये विटामिन ए का ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है रेटिनल, जो पिगमेंट होता है हमारे वर्टिब्रेट विजन के लिए इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से गाजर खाने से साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल सही है, आपकी आँखों को वो विजन के लिए एक ज़रूरी चीज़ मिलती है, वो है रेटिनल। लेकिन वो बनता कैसे है? वो बनता है बीटा कैरोटीन से, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए में स्प्लिट हो जाता है, और विटामिन ए जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो बनाता है रेटिनल। ऑलराइट, सो ये रीज़न होता है कि किस तरीके से गाजर खाने से आपकी आंखें अच्छी होती हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लाइट के बारे में और समझेंगे कि हमारे जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।